हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में ये दूसरा नंबर जो दिया गया है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सही समय पर वीडियो मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आज के इस लेक्चर की जो कि बहुत मजेदार है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम अनंत रेखीय आवेश को एक तार की तरह भी मान सकते हैं, एक चालक तार की तरह भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर एक अनंत लंबाई का तार लिया गया है। देखिए, ये अनंत लंबाई का एक तार लिया गया है। अब देखिए, ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है और इस पर कितना आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। इस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ये धनावेशित है, मान लेते हैं कोई वस्तु ये धनावेशित है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके कारण, इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। इसी प्रकार अगर ये जो चालक तार लिया गया है अनंत लंबाई का, अगर ये आवेशित है तो इसके चारों ओर मान लेते हैं ये क्या है, तार है। ये क्या है, एक प्रकार से आवेशित है। इस पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो इसका प्रभाव, इसके आवेश का प्रभाव इसके चारों ओर होगा, इसके चारों ओर होगा। और जहां पर आवेश का प्रभाव होता है चारों, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो भैया ये चार्ज है तो इसके चारों ओर ऐसे बेलनाकार भाग में इसका प्रभाव होगा। तो यहाँ पर इसका प्रभाव, इस तार का प्रभाव इसके चारों ओर, मतलब पीछे से लेकर यहाँ आगे तक ऐसे, मतलब ये वायर है तो इसके ऐसे, मतलब इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है। अब मान लेते हैं इसका प्रभाव जहां पर है उसको क्या है, हम यहाँ पर एक बेलन के रूप में खींच लेते हैं। यहां पर देखिए, इस तार के चारों ओर जो क्षेत्र का प्रभाव है एक बेलनाकार भाग में शो कर दिया गया है। ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। क्योंकि ये काल्पनिक भाग खींचा गया ना, मेन तो हमारा ये चालक तार है, इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र दिखाया गया वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, अर्थात एक काल्पनिक वक्र खींचा गया। तो इस काल्पनिक वक्र जो चारों ओर खींचा है, जो कि विद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ। और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखिए यहां पर अगर आवेशित चालक तार है तो इस आवेशित चालक तार से जो बल रेखाएं निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उनका प्रभाव इसकी तरफ भी होगा, इसकी तरफ भी होगा, ऊपर की ओर होगा और नीचे की भी ओर होगा। हम यहाँ पर इसके पृष्ठ पर यहाँ पर एक काल्पनिक भाग मान लेते हैं, ये वाला। देखिए, हमें गॉस के प्रमेय में केवल काल्पनिक भाग से ही मतलब है, वहीं से हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये काल्पनिक भाग है जो यहाँ पे बेलन बनाया गया, ये तो बेलन दिया ही नहीं गया, ये तो हम क्या, गॉसियन पृष्ठ का वक्र बनाए हैं। मान लेते हैं इसमें एक बिंदु क्या है, P है। यह बिंदु क्या है, P है। अब क्या है,
इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको क्या है, यहां से मिला देते हैं और इस दूरी को हम मान लेते हैं R है। इसी देखिए इसके दो भाग हैं, एक तो देखिए इसके दो जो वक्र दिया गया है इसके दो भाग हैं, एक तो जो चारों ओर घुमा है उसको बेलनाकार भाग कहेंगे, और यहाँ पर जो वृत्त बना है इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्ताकार भाग। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे वक्राकार भाग, क्योंकि ये घुमा हुआ है चारों ओर, तो क्या है, वक्राकार भाग। भाग बोलते हैं सतह, और ये क्या है, वृत्ताकार सतह, वृत्ताकार सतह। इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, समतल सतह, समतल सतह। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। इसमें दो ही कंडीशन है, एक तो वक्र बना हुआ है जो कि बेलन रूप में है, और एक वृत्त बना है जो कि दोनों सिरे पर है, ये क्या है, वृत्त की तरह है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, वृत्त पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, और वक्राकार भाग पर निकालना है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये वायर लिया गया आवेशित है तो इसमें जो बल रेखाएं निकलेंगी वो किस तरफ निकलेंगी, मान लेते हैं अगर कि वो आवेशित है तो बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर ही निकलती हैं, तो यहाँ पर बल रेखाएं इधर दोनों ओर बाहर की ओर निकलेंगी, ऐसे बाहर की ओर। बल रेखाएं क्या है, उधर बाहर की ओर और इस तरफ भी बाहर की ओर। तो हमें केवल एक ही तरफ लेना है, दोनों तरफ समान है, तो एक ही तरफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की ओर है। और एक चीज याद रखिए, जो यहाँ पर छोटा सा भाग माना गया है, छोटा सा अवयव लिया गया है, अल्पांश लिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, इस अल्पांश को हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं डीएस है। ये अल्पांश यहाँ पर क्या मानते हैं, डीएस मान लेते हैं। तो डीएस की दिशा भी क्या है, बाहर की ओर है। डीएस की भी दिशा क्या है, बाहर की ओर है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भाग हो गया, अगर दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं तो इनके बीच थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश होगा। दोनों एक ही रेखा में समांतर है उनके बीच। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो है विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या है, बाहर की ओर ही रहेगा, क्योंकि चालक तार अनंत लंबाई तक है, तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दोनों ओर बाहर की ओर होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब देखिए, लेकिन जो क्षेत्रफल यहाँ पर लिया जाएगा, छोटा सा अल्पांश लिया जाए, तो इस अल्पांश जो वृत्त बना है वो ऊपर की ओर बना है, तो अल्पांश जो लिया गया है, सॉरी, जो छोटा सा भाग लिया गया है, किसका, पृष्ठ का छोटा सा भाग, वो पृष्ठ किस ओर है, ऊपर की ओर है। पृष्ठ की दिशा कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। तो भैया पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर है, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो क्या है, पृष्ठ वाले वेक्टर है, वो बाहर की ओर ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी दिशा ऊपर की ओर है, क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर कार्य करेगा, ऐसे। और इनके बीच जो देखिए यहाँ पर ये ई की दिशा है और ये क्या है, डी एस की दिशा है। इनके बीच थीटा बराबर जो बनेगा, आप लोगों को पता है कितने बन रहा है, 90 अंश का। थीटा बराबर 90 अंश बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले एक कंडीशन मैंने बताई थी, उस कंडीशन को फिर से देख लीजिए, जिससे ये लेक्चर जो है आपको एकदम मक्खन हो जाए। चलो देखते हैं। आपको बताया गया था कि अगर एक चालक तार ऐसे लिया गया और यहां पर देखिए पूरे भाग पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरे भाग के कारण क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसमें कौन प्रभावी होगा, कॉस प्रभावी होगा कि साइन प्रभावी होगा, इसको आपको समझना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया और इसकी लंबाई क्या है, डीएल है। यहाँ पर छोटा सा अल्पांश लिया गया और इसकी लंबाई कितनी है, डीएल है। अब यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान से, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये P पॉइंट है, इसको हम मान लेते P पॉइंट, अभी दिखा देते हैं। अब देखिए इसके कारण
यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ये दूरी क्या कहलाएगी, r कहलाएगी। अब यहाँ पर इसके कारण, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर छेद की तीव्रता, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर छेद की तीव्रता निकालनी है। तो भैया इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, ई की दिशा बाहर की ओर। यहाँ पर देखिए पूरे भाग में अगर क्षेत्र ई उत्पन्न हो रहा है तो छोटे से भाग के लिए हमेशा जो छेद की तीव्रता दिखाएंगे हमें क्या लगाएंगे, डीई लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसकी दिशा है, डीई की दिशा है, ये डीई की दिशा है और ये भी डीई की दिशा है, क्योंकि बड़े से भाग के कारण जो छेद उत्पन्न होगा वो ई उत्पन्न होगा, लेकिन छोटे से अल्पांश के कारण जो छेद उत्पन्न होगा वो छोटा होगा। यहाँ पर डीई डीई दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब इसके समांतर जो देखिए आप, मतलब इस पर जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो कैसे निकल रही है, ऐसे समांतर निकल रही है ना, ऐसे जा रही हैं, अर्थात क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे चली जाएंगी। इन रेखा से क्या है, आगे बढ़ाएंगे, क्षेत्र रेखा ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है, समांतर आगे की ओर जा रही है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर ये थीटा मान लिया जाए और इसको थीटा मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये डीई है तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया डी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी डीई साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये खींचातानी करेंगे, एक दूसरे खींचातानी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्षैतिज घटक है ई के लिए वो क्या जानते हो, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा, अर्थात ऊपर वाले के लिए डी कॉस थीटा और नीचे वाले के लिए भी डी कॉस थीटा, दोनों क्या है, एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि कोई भी आवेशित चालक तार या शीट है तो उसमें साइन क्या प्रभावी नहीं होता, केवल काश ही प्रभावी होता है, इसलिए काश वाला टर्म ही लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आवेशित चालक तार के लिए है तो पहले लिखेंगे परिभाषा से। परिभाषा का मतलब है कि जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दी गई है उसके लिए यहाँ पर क्या है, फाई ई बराबर ये होता है, आपको बताया गया है। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब उसके बाद क्या है, आवेशित चालक तार जिसकी लंबाई हम कितना मान ले रहे हैं, इसकी लंबाई क्या है, L है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। इसके कारण हमें क्या है, छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो फाई ई यहां पर लिखेंगे नेट। नेट का मतलब है संपूर्ण भाग के लिए, तो संपूर्ण भाग के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहां पर देखिए फाई ई क्या हो जाएगा, वक्राकार, यहां पर क्या लिख देते हैं, वक्र, प्लस फाई ई, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो आप लोग लिख लेना जरूर। और यहां पर किसके लिए, देखिए ये वक्र के लिए फाई ई, मतलब इसके कारण इस वक्राकार भाग के लिए फ्लक्स कितना गुजरेगा, उसको हम किससे शो करेंगे, फाई ई वक्र से। और इसको किससे शो करेंगे, जो यहाँ पर वृत्ताकार भाग लिया गया है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वृत्त। इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वृत्त के लिए है, कौन सा वक्राकार भाग के लिए है, बेलनाकार भाग के लिए है। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर लाकर सॉल्व करते हैं, या फाई ई नेट, यहाँ पर नेट लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वक्र के लिए क्या आएगा, होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एस ई डॉट डी एस, डॉट लगाओ कॉस कितना है, थीटा मान 0 अंश, प्लस वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस, इनके बीच थीटा बराबर 90 अंश बन रहा है। अब इसको हल करते हैं, फाई ई नेट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, cos 0 का मान कितना होता है, क्योंकि cos 0 अंश बराबर होता है 1 और यहाँ पर cos 90 अंश बराबर होता है 0। अब रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ई डी एस,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 और 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा भाग 0 आ जाएगा। देखिए ये इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड है, केवल यस वाले पे डिपेंड है। तो यहाँ पर फाई ई नेट लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पर आएगा ds। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इसमें क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइड में लिखेंगे चूंकि आवेशित तार के लिए, आवेशित तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व तो लेना है। यहाँ पर देखिए अगर ये चादर होती या गोला होता तो पृष्ठीय लेते हैं, लेकिन अगर ये तार के रूप में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ऐसा हम किससे शो करेंगे, लेमडा, लेमडा इक्वल टू यहां पर लिखेंगे क्या, कुल आवेश बटे कुल लंबाई, ऐसा ले लीजिए। लंबाई यहां पर देखिए जो कुल आवेश आपका आएगा भैया, इस पर कितना आवेश है, टोटल क्यू है, और लंबाई इसकी कितनी है, एल है। देखिए इसकी लंबाई कितनी है, एल है। और यहाँ पर देखिए इसको अगर लेमडा या लेमडा इक्वल टू निकालना है तो क्यू अपान एल लिखेंगे, और इसका तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो क्यू बराबर आपको मिल जाएगा लेमडा एल। कितना मिलेगा आपको, लेमडा एल आएगा। आपको पता होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ध्यान समझिए उसी से रिलेटेड है। देखिए तो यहाँ पर आवेश का घनत्व नापना है, किसके लिए, रेखीय आवेशित चालक तार के लिए। तो रेखीय आवेशित चालक तार के लिए आवेश घनत्व बराबर होगा, जैसे कुल द्रव्यमान लेते हैं उसी प्रकार इसमें कुल आवेश कितना है, कुल आवेश क्यू है ना टोटल। और जहां पर आयतन लेते हैं तो चालक तार में आयतन तो होता नहीं, केवल लंबाई होती है, तो आयतन की जगह पर हम क्या लेंगे, लंबाई लेंगे। तो यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो लेमडा एल आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे और आगे हल कर लेते हैं। फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई, ध्यान दीजिएगा इसमें ई, इसका मान क्या आएगा, इसको भी लिख देते हैं चूंकि। अच्छा आप लोग बताइए ये कौन सा भाग है, ये वक्राकार भाग है, वृत्ताकार भाग है। देखिए यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग था, जो वृत्त वाला भाग था वो क्या है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स कितना है, 0 आया है। इसके लिए मतलब वक्र के लिए आपका क्या है, बचा हुआ है। तो वक्र किस तरह कार्य कर रहा है, देखिए ध्यान से, वक्र किस तरह है, एक बेलन के रूप में है। तो भैया इसके चारों ओर जो चादर लगी है और यहाँ पर जो ds का मान है, देखिए छोटे से भाग के लिए यहाँ पर ds दिया गया है। जब इसको खींच लेंगे, बड़ा कर देंगे तो एक क्या है, बेलन में पूरे फैल जाएगा। जब पूरे बेलन पर अगर फैल जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर हम बेलन का क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इसके आयतन से मतलब नहीं है, इसके चारों ओर कितनी चद्दर लगी है, अर्थात इसके चारों ओर कितना भाग घिरा हुआ है, उस पर कुल कितना आवेश है, उसके कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, होल इंटीग्रल यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर एच, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है, एल दी गई। तार की लंबाई ही इस काल्पनिक बेलन की ऊंचाई है, यहाँ पर एल लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय से लिखेंगे
पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे नेट इक्वल टू ई, और इसका मान कितना आ गया 2 पाई आर एल। ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई नेट इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान कुल आवेश बटा एप्सिलॉन 0। आप देखिए कुल आवेश इसका कितना दिया गया है, कुल आवेश इसका आया है लेमडा एल, इसका कुल आवेश आया है लेमडा एल अपान एप्सिलॉन 0। आप देखिए ये जो समीकरण 2 मान लेते हैं, इसमें क्या है, हम फाई ई, देखिए फाई ई इस रेखीय आवेश आधार चालक तार के लिए कितना आया है, कुल फ्लक्स आया है इतना। आप इसके स्थान पर रख देते हैं, तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, यहां पर मिलेगा आपको, देखिए इसका मान उठाकर यहां रखना है, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन 0 ई, और यहां पर आएगा 2 पाई आर एल। एल से एल यहाँ पर बोथ आर कैंसिल कर देंगे, दोनों पक्षों में काट देंगे। यहाँ से ई का मान अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हम नीचे लेकर आते हैं, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर लेमडा अपान आर अलग कर लेते हैं, लेमडा अपान आर अलग कर लेते हैं। या इसको और एक तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहां पर कैसे इसको लिखेंगे, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहां पर E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान आर। यहां पर देखिए, या इसको हमेशा क्या मानते हैं, के से शो करते हैं, तो इसको हम क्या है अभी के से शो करेंगे, के 2 लेमडा अपान आर। ध्यान से देखिए, ये देखिए के का मान, ये पूरा मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, इसका मान फिक्स है, यहाँ पर 2 भी फिक्स है, और लेमडा आवेश का घनत्व भी क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर ई किस पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर विशेष लिखेंगे, विशेष ई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर, अर्थात ई का मान कब बढ़ेगा, जब आर का मान छोटा होता जाए, इसके बीच की दूरी अगर छोटी होती जाएगी, आर का मान कम होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, बढ़ेगा। जैसे मान लेते 2 चुंबक है, जब दोनों पास पास रहेंगे तो ज्यादा चिपकेंगे, अर्थात उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। लेकिन इन दोनों को अगर दूर ले जाया जाए, अर्थात इस चुंबक को उठाकर यहाँ रख दिया जाए, तो पहले जैसे व्यवहार नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बिंदु P को दूर ले जाया जाए, R का मान बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस बिंदु के लिए यहाँ पर कोई बिंदु P लिए जाए तो इस बिंदु के लिए क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात का मतलब यही है कि R का मान, ये दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र, इसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चारों ओर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए ग्राफ अगर खींचा जाए तो ये ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, देखें, ये मान लेते हैं R है और ऊपर की ओर E का मान बढ़ेगा। ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, E प्रोपोर्शनल 1 अपान R। देखिए कैसे R का मान आगे की ओर बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, यहां से R का मान आगे की ओर बढ़ रहा है, R का मान बढ़ रहा है तो E का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। तो ये वक्र नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर, देखिए अगर ऊपर की ओर जाएगा तो E का मान बढ़ेगा, वक्र नीचे की ओर जा रहा है तो E का मान घट रहा है। तो R का मान बढ़ने से E का मान डाउन होगा, ये वक्र आप लोग बना लेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए और अच्छे से एक बार रिवीजन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको एक बार रिवीजन जरूर करें। जय हिंद।